नमस्कार। आज हम एक काफी उलझे हुए और संवेदनशील मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। जी। एक ऐसा मुद्दा जो हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों से सीधे जुड़ा है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती की। बिल्कुल, एक ऐसी भर्ती जो उम्मीदों से शुरू हुई थी, लेकिन अब सालों से इंतजार और सच कहूं तो काफी हताशा का सबब बन गई है। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो दिखाते हैं कि ये मामला कितना पेचीदा है। मतलब कोर्ट की तारीखें हैं, सड़कों पर प्रदर्शन हैं, और तो और जो लोग नौकरी पा चुके हैं वो भी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सही कहा। ये सिर्फ 69,000 पदों की बात नहीं है, इसके पीछे 69,000 परिवार हैं, उनके सपने हैं, और जब कोई प्रक्रिया इतनी लंबी खिंच जाए तो असर बहुत गहरा होता है, जैसा इन स्रोतों से साफ पता चल रहा है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं स्रोतों के जरिए इस पूरी गुत्थी को थोड़ा सुलझाएं, समझे कि आखिर ये देरी क्यों हो रही है। हाँ, और ये जो आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार हैं, उनकी खास शिकायतें क्या हैं, वो क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं, और ये भी कि जो शिक्षक नियुक्त हो चुके हैं उनके सामने अब कौन सी नई चुनौती आ गई है। जी बिल्कुल। चलिए तो फिर शुरू करते हैं, गहराई से समझते हैं कि पूरा मामला आखिर है क्या। सबसे पहले जो बात सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है कोर्ट की कार्रवाई। ऐसा लग रहा है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया वहीं अटक गई है, तारीख पर तारीख। ये मुहावरा यहाँ सचमुच चरितार्थ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं रहा। अब स्रोत तो यही बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा हुआ है और लगातार सिर्फ तारीखें मिल रही हैं, सुनवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। लेकिन लगातार मतलब कितनी लगातार, कुछ अंदाजा है इसका? अंदाजा नहीं, एक स्रोत में तो इसका बाकायदा जिक्र है। बताया गया है कि पिछले सिर्फ 1 साल में ही सुप्रीम कोर्ट में इस केस में लगभग 22 बार सुनवाई की तारीखें बढ़ी। 22 बार 1 साल में? जी हाँ, 22 तारीखें। लेकिन नतीजा, सुनवाई टलती गई, आगे नहीं बढ़ी। अब आप सोचिए, हर तारीख पर उम्मीदवारों की उम्मीदें जगती होंगी। हाँ, कि शायद अब कुछ फैसला आए। बिल्कुल, और फिर वही निराशा। ये मानसिक तौर पे कितना थकाने वाला होगा उनके लिए। 22 तारीखें और सुनवाई नहीं, ये तो वाकई बहुत अजीब है। क्या ये सिर्फ मतलब न्यायिक प्रक्रिया की धीमी रफ्तार है, या उम्मीदवार कुछ और भी सोचते हैं इसके पीछे, कोई और वजह? नहीं, वो इसे सिर्फ सामान्य देरी नहीं मान रहे हैं। यहीं पर उम्मीदवारों की निराशा जो है वो आरोपों में बदलती दिखती है, खासकर सरकार की भूमिका को लेकर। सरकार की भूमिका मतलब? कई स्रोतों में ये बात आ रही है कि उम्मीदवारों का ये मानना है, या कह लीजिए आरोप है, कि सरकार की तरफ से कोर्ट में इस मामले की मजबूती से पैरवी नहीं हो रही है। अच्छा, उनका कहना है कि सरकार शायद इसे गंभीरता से नहीं ले रही या ढिलाई बरत रही है। आरोप तो कुछ इसी तरह के हैं। एक स्रोत में तो ये भी कहा गया है कि उम्मीदवारों को लगता है कि कई बार सुनवाई के दिन सरकार की तरफ से कोई वकील ही मौजूद नहीं होता, जिस वजह से सुनवाई टालनी पड़ जाती है। अब अगर ये सच है तो ये वाकई चिंता की बात है, क्योंकि सरकार तो खुद इसमें एक मुख्य पार्टी है। हाँ बिल्कुल, तो अब सबकी नजरें अगली तारीख पर होंगी। जी, अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को बताई जा रही है, और उम्मीदवारों को बस यही उम्मीद है कि शायद इस बार कुछ ठोस हो, सरकार अपना पक्ष रखे। ये तो हुआ एक पहलू, अदालती देरी और उस पर उठते सवाल। लेकिन इसी के साथ साथ एक और लड़ाई चल रही है ना, जमीन पर। हम खबरें देख रहे हैं आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के विरोध प्रदर्शन की। जी हाँ बिल्कुल। ये लोग सिर्फ देरी से परेशान है, या इनकी शिकायतें कुछ और हैं, ज्यादा गहरी? इनकी शिकायतें सिर्फ देरी की नहीं है, ये असल में अपने हक और न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। जैसा कि स्रोतों में जिक्र है, अभी हाल में ही इन लोगों ने लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करने की कोशिश की थी। अच्छा। हाँ, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें इको गार्डन भेज दिया। लेकिन ये कदम दिखाता है कि वो कितने गुस्से में हैं, कितने मजबूर हैं कि उन्हें सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। पर उनकी मूल शिकायत क्या है? किस बात का अन्याय हुआ उनके साथ? भर्ती तो काफी पुरानी है, 2018 की। जी, भर्ती 2018 की है, और उनकी मुख्य शिकायत है भर्ती के नतीजों को लेकर। उनका सीधा आरोप है कि जब रिजल्ट आया तो उसमें आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी हुई। नाइंसाफी किस तरह की? उनका कहना है कि आरक्षण के जो नियम है उनका सही से पालन नहीं किया गया, और इस वजह से वो मेरिट में होने के बावजूद नौकरी पाने से रह गए। ये बहुत गंभीर आरोप है, पूरी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल है ये तो। क्या इस आरोप में कोई दम है? मतलब क्या किसी अथॉरिटी ने, किसी कोर्ट ने उनकी बात मानी है? हाँ, यहीं पर कहानी में एक अहम मोड़ आता है। इन उम्मीदवारों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और एक स्रोत बताता है कि इसी साल 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इनकी दलीलों को सही माना था। सच में हाईकोर्ट ने मान लिया था? जी हाँ,
कोर्ट ने साफ साफ इनके पक्ष में फैसला दिया और सरकार को आदेश दिया कि नियमानुसार इनकी नियुक्ति की जाए। अच्छा, तो फिर तो मामला सुलझ जाना चाहिए था। जब हाईकोर्ट ने कह दिया कि नियुक्ति करो, तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गया? और ये लोग अब प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? ये बात थोड़ी समझ नहीं आ रही। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। यहीं पर उम्मीदवारों का गुस्सा और उनके आरोप सरकार के प्रति और ज्यादा तीखे हो जाते हैं। क्यों? स्रोतों में प्रदर्शन कर रहे कुछ उम्मीदवारों के बयान भी हैं। जैसे एक उम्मीदवार हैं धनंजय गुप्ता। उनका कहना है कि हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद भी सरकार ने जानबूझकर मामले को लटकाया, उसे लागू करने में मतलब ढिलाई बढ़ती, और इसी वजह से ये मामला खिंचता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। तो आरोप ये है कि सरकार ने हाईकोर्ट का आदेश मानने की बजाय मामले को और उलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ले गई। जी, कमोबेश यही बात एक और प्रदर्शनकारी अमरेंद्र पटेल के हवाले से भी कही गई है। वो कहते हैं कि सरकार शुरू से ही इस मामले में हिला हवाली कर रही है। तो इन बयानों से लगता है कि उम्मीदवारों को ये महसूस हो रहा है कि उन्हें जानबूझकर न्याय से दूर रखा जा रहा है। उनका मानना है कि अगर सरकार चाहती तो हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही नियुक्ति हो सकती थी। ये तो वाकई स्थिति को और गंभीर बनाता है। अगर हाईकोर्ट से राहत मिली और फिर भी नियुक्ति नहीं हुई तो उनका प्रदर्शन करना, उनका गुस्सा एक तरह से स्वाभाविक लगता है। तो अब सुप्रीम कोर्ट से उन्हें क्या उम्मीद है? सरकार से क्या चाहते हैं वो? उनकी मांग बिल्कुल सीधी और साफ है, जैसा उनके बयानों में भी दिख रहा है। वो चाहते हैं कि सरकार अब यानी 28 अक्टूबर की सुनवाई में इस मामले को गंभीरता से ले। उनका निवेदन है, और ये उनके ही शब्द हैं, कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता भेजे और न्याय दिलाए। वो बस ये चाहते हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए, कोर्ट में उनका पक्ष रखे, ताकि हाई कोर्ट वाला फैसला बरकरार रहे और उन्हें उनका अधिकार मिले। समझ गया। तो ये कहानी का एक हिस्सा हुआ। वो उम्मीदवार जो सालों से नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा था, ये कहानी यहीं पूरी नहीं होती। जी नहीं। इसका एक और पहलू है, और वो जुड़ा है उन लोगों से जो इस प्रक्रिया से गुजरकर स्कूलों तक पहुंच गए हैं। मतलब वो शिक्षक जो 69,000 भर्ती में नियुक्त हो चुके हैं, उनके लिए भी राह आसान नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। खासकर उन शिक्षकों के लिए जिनकी डिग्री बीएड की है। स्रोतों में इस पर खास ध्यान दिया गया है। उनकी नियुक्ति के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है, एक अनिवार्य शर्त जो उनके भविष्य पर एक तरह का सवालिया निशान लगा सकती है। बीएड वालों के लिए अनिवार्य शर्त? ये क्या मामला है? मैंने सोचा नियुक्ति हो गई तो बात खत्म। नहीं, इस केस में ऐसा नहीं है। जो बीएड डिग्री वाले शिक्षक प्राइमरी स्कूलों में यानी क्लास 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए नियुक्त हुए हैं, उन्हें अपनी नौकरी पक्की रखने के लिए एक और काम करना है। उन्हें एक कोर्स करना होगा, 6 महीने का ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स? अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? और क्या ये ऑप्शनल है? मतलब मर्जी है, करें या ना करें? नहीं, ये ऑप्शनल बिल्कुल नहीं है। ये पूरी तरह से अनिवार्य है। जरूरत इसलिए है क्योंकि बीएड की ट्रेनिंग जो होती है वो मुख्य रूप से अपर प्राइमरी या सेकेंडरी क्लासेस के लिए होती है। हाँ, ये तो है। अध्यापक शिक्षा परिषद के नियमों के तहत ये ब्रिज कोर्स जरूरी किया गया है, और इसे करने की एक समय सीमा भी है। समय सीमा मतलब ऐसा नहीं कि कभी भी कर लें, कोई डेडलाइन है? हाँ, एक सख्त डेडलाइन है। स्रोत बिल्कुल साफ बताते हैं कि ये ब्रिज कोर्स जब भी ये शुरू होगा उसकी तारीख से 1 साल के अंदर पूरा करना ही होगा। ये कोई राज्य सरकार का नियम नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हिस्सा है। और अगर कोई शिक्षक ही कोर्स 1 साल में पूरा नहीं कर पाया तब क्या? बस यहीं पर बात गंभीर हो जाती है। स्रोत के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का निर्देश बिल्कुल स्पष्ट है। अगर कोई शिक्षक इस तय समय में यानी 1 साल में ये कोर्स पूरा नहीं करता है तो उसकी नियुक्ति ही अवैध मान ली जाएगी। अरे बाप रे, अवैध? मतलब नौकरी गई? जी हाँ, बिल्कुल सीधी बात, नौकरी चली जाएगी। ये तो मतलब जो लोग इतने साल लड़कर इंतजार करके नौकरी पाए, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनके सिर पर भी ये तलवार लटकी हुई है। हाँ। कि ना सिर्फ पढ़ाना है बल्कि अपनी नौकरी बचाने के लिए एक और इम्तिहान देना है, वो भी 1 साल के अंदर। हाँ। ये तो इस पूरी भर्ती की उलझन को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। निश्चित रूप से। आप सोचिए उन हजारों शिक्षकों पर कितना बड़ा मानसिक दबाव होगा। वो पहले ही एक इतनी लंबी, विवादों से भरी, थका देने वाली भर्ती प्रक्रिया से निकले हैं। सही बात है। अब जब उन्हें लगा होगा कि चलो अब थोड़ी स्थिरता आई, तो ये एक नई चुनौती सामने आ गई। ये दिखाता है कि ये 69,000 भर्ती का मामला कितना गहरा और बहुआयामी है। इसका असर सिर्फ नौकरी मिलने या न मिलने तक नहीं है, ये नौकरी की शर्तों और भविष्य की सुरक्षा को भी सीधे सीधे प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। तो अगर हम इन सारी बातों को, सारे धागों को एक साथ जोड़कर देखें
तो तस्वीर क्या बनती है? एक तरफ सालों से कोर्ट में अटकी भर्ती, तारीखों का लंबा सिलसिला, दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार जो नतीजों में नाइंसाफी का आरोप लगा रहे हैं, हाईकोर्ट से जीत भी चुके हैं, फिर भी सड़कों पर हैं, सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद लगाए बैठे हैं। जी। और तीसरी तरफ वो शिक्षक जो नियुक्त हो गए, लेकिन उनमें से बीएड वालों पर ये ब्रिज कोर्स पूरा करने का दबाव, वरना नौकरी जाने का डर। ये तो एक चक्रव्यूह जैसा लग रहा है पूरा। बिल्कुल, आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, चक्रव्यूह ही है ये। और यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये कि कैसे अलग अलग लेवल पर चीजें उलझी हुई हैं। एक तरफ धीमी न्यायिक प्रक्रिया है जिस पर शायद किसी का वश नहीं चलता। हाँ। फिर सवाल उठता है प्रशासनिक इच्छा शक्ति का, या जिसे उम्मीदवार कह रहे हैं कथित निष्क्रियता का। और इन सब के बीच में पिस कौन रहा है? वो हजारों लोग, वो उम्मीदवार जिनका भविष्य दांव पर है, वो शिक्षक जो नौकरी पाकर भी पूरी तरह निश्चिंत नहीं है, और शायद वो बच्चे भी जिनकी पढ़ाई पर भी इसका असर पड़ रहा होगा। बिल्कुल। ये सारे स्रोत मिलकर एक ही तस्वीर दिखा रहे हैं, गहरी अनिश्चितता की और एक लंबे इंतजार की। ये वाकई एक बहुत बड़ी और जटिल तस्वीर है। ये मामला भले ही उत्तर प्रदेश का हो, लेकिन ये एक तरह से दिखाता है कि हमारे देश में कैसे बड़े पैमाने पर होने वाली सरकारी भर्तियां, खासकर इतनी महत्वपूर्ण नौकरियां, कानूनी उलझनों, प्रशासनिक देरी और उम्मीदवारों के आरोपों के बीच फंसकर सालों साल खिंच सकती है। हाँ, और इसका असर सिर्फ उन उम्मीदवारों पर नहीं पड़ता जो इंतजार कर रहे हैं, बल्कि ये पूरी व्यवस्था पर भरोसे को भी चोट पहुंचाता है। तो यहाँ रुककर सोचने की जरूरत है कि इस पूरी स्थिति से हम क्या समझ सकते हैं। हमने देखा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई रुकी हुई है, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार न्याय मांग रहे हैं, हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार पर प्रभावी पैरवी न करने के आरोप है, और नियुक्त बीएड शिक्षकों पर ब्रिज कोर्स की तलवार लटकी है। ये सारे बिंदु एक ही तरफ इशारा करते हैं, प्रक्रिया में जटिलता, देरी और अनिश्चितता। ये साफ दिखाता है कि पब्लिक सेक्टर में, खासकर शिक्षा जैसे अहम विभाग में, भर्ती प्रक्रिया का स्मूथ होना, पारदर्शी होना और समय पर पूरा होना कितना जरूरी है। जब ऐसा नहीं होता तो नुकसान बहुत बड़ा होता है। ये उन सिस्टमिक इश्यूज को दिखाता है जिनका हल खोजना ही होगा। और शायद यहीं से वो एक सवाल मन में आता है जिसे हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। इन सारी जानकारियों से गुजरने के बाद ये सोचना लाजमी है कि जब कोई भर्ती प्रक्रिया इतनी लंबी खिंचती है, इतने विवादों में घिरती है और इतनी अनिश्चितता पैदा करती है, तो इसका उन हजारों उम्मीदवारों के मनोबल पर, उनके जीवन पर और आखिरकार हमारी पूरी शिक्षा व्यवस्था की क्वालिटी और उसकी विश्वसनीयता पर क्या असर पड़ता होगा। क्या हम सिर्फ नौकरियां देने में देरी कर रहे हैं या अनजाने में भविष्य की नींव को ही कमजोर कर रहे हैं? ये एक बहुत वाजिब और गंभीर सवाल है और इसका जवाब शायद आसान नहीं है। फिलहाल जैसा कि स्रोत बता रहे हैं, सबकी नजरें 28 अक्टूबर की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई पर टिकी है। जी। हजारों उम्मीदवार, उनके परिवार, सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस बार ये सालों का इंतजार खत्म हो, शायद इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का कोई रास्ता दिखे।